आज हम एक ऐसी व्यक्ति की कहानी और सोच की गहराइयों में उतरेंगे जिसने तकनीक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जिसने कॉलेज छोड़ दिया और जिसे लोग कहते थे कि वो कुछ ज्यादा ही सोचता है। हाँ, वो परफेक्शन वाली बात। बिल्कुल जी। लेकिन उसी सोच ने दुनिया को देखने और चीजों को इस्तेमाल करने का नजरिया बदल दिया। हाँ। हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की। बिल्कुल। और आज हमारा इरादा सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करना है कि उनकी सोच क्या थी, है ना? हाँ। वो कौन सी चीजें थी जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही, और उनकी विरासत आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। एग्जैक्टली। कैसे एक व्यक्ति की जिद और नजरिए ने न सिर्फ एप्पल जैसी कंपनी को बल्कि हमारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के तरीके को ही एक नई शक्ल दे दी। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से टटोलते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन और शुरुआती प्रभावों से। ठीक है। जानकारी में जिक्र है कि उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया था। इस बात का उनके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा होगा, कुछ आइडिया? ये एक दिलचस्प पहलू है। कुछ जानकारों का मानना है कि शायद इसी वजह से उनमें हमेशा एक खोज की भावना रही, अपनी पहचान बनाने की गहरी चाहत। उनके पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे और घर के गैराज में अक्सर चीजों पर काम करते रहते थे। अच्छा। स्टीव भी उनके साथ वक्त बिताते, चीजों को खुलते जुड़ते देखते। यहीं से शायद चीजों की कार्यप्रणाली और डिजाइन के प्रति उनकी शुरुआती दिलचस्पी जगी। और वो मशहूर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा वाली बात कि सिर्फ ये नहीं देखना कि चीज कैसे काम करती है। हाँ, ये उनके अंदर शुरू से था। मतलब सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं बल्कि एस्थेटिक्स यानी सुंदरता पर भी जोर देना। ये सोचना कि किसी चीज का बाहरी रूप, उसका अनुभव उतना ही जरूरी है जितना उसका अंदरूनी मैकेनिज्म। और यही परफेक्शन यानी हर चीज को बिल्कुल सटीक और उत्कृष्ट बनाने की चाहत। हाँ, वो उनके काम का एक केंद्रीय तत्व बन गई। कभी कभी ये जिद की हद तक पहुंच जाती थी, लेकिन शायद यही उनकी कामयाबी का एक राज भी था। ये परफेक्शन की चाहत दिलचस्प है। आगे चलकर उन्होंने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, जो उस समय अपनी लिबरल आर्ट्स और कुछ हद तक काउंटर कल्चर माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये फैसला क्यों लिया गया? देखो, उनका तर्क तो सीधा और कुछ हद तक आदर्शवादी था। उन्हें लगा कि कॉलेज की पढ़ाई उनके लिए उतनी सार्थक साबित नहीं हो रही है। अच्छा। और वो अपने मध्यम वर्गीय माता पिता की जिंदगी भर की बचत को ऐसी चीज पर खर्च नहीं करना चाहते थे जिसका उन्हें कोई स्पष्ट लाभ ना दिख रहा हो। ये एक तरह की ईमानदारी थी, खुद के प्रति और अपने परिवार के प्रति। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कैंपस के आसपास रहे हैं ना? हाँ, और यही वो दौर है जो उनकी जिंदगी के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। उन्होंने औपचारिक पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। अच्छा। वो अपनी मर्जी से उन कक्षाओं में जाते रहे जिनमें उनकी रुचि थी, बिना किसी ग्रेड या डिग्री की चिंता किए। अरे वाह। और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा विषय चुना जो उस समय टेक्नोलॉजी की दुनिया से बिल्कुल अलग लगता था, कैलीग्राफी यानी सुलेखन। कैलीग्राफी मतलब आज सोचे तो ये कंप्यूटर बनाने वाले के लिए अजीब लगता है ना, इसका क्या महत्व था? उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन जॉब्स को अक्षरों की बनावट, उनके बीच की दूरी, टाइपोग्राफी की सुंदरता ने आकर्षित किया। वो सीखते रहे कि कैसे अलग अलग फॉन्ट्स भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कैसे डिजाइन में बारीकियों का महत्व होता है। और इसका असर दिखा बाद में। बिल्कुल। सालों बाद जब वो पहली मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब कैलीग्राफी की यही समझ काम आई। मैक पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें मल्टीपल टाइपफेस और प्रोपोर्शनल स्पेसिंग वाले फॉन्ट्स थे। ये सीधे तौर पर रीड कॉलेज के उन अनौपचारिक पाठों का नतीजा था। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसका उस समय कोई सीधा उपयोग नहीं दिख रहा था, उसने बाद में टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुंदरता का एक नया मानक स्थापित कर दिया। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़ना इनोवेशन का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। बिल्कुल। ये उनके कनेक्टिंग द डॉट्स वाले फलसफे का एक शुरुआती उदाहरण है, जिसे उन्होंने बाद में अपने मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण में भी बताया था। हाँ, सुना है मैंने वो। कि आप भविष्य की तरफ देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं। आपको विश्वास करना होता है कि ये बिंदु आगे चलकर कहीं ना कहीं जुड़ेंगे जरूर। इसी विश्वास के साथ उन्होंने 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की।
एक गराज में। उनका विजन क्या था उस वक्त? देखो, वोज़नियाक एक जीनियस इंजीनियर थे जिन्होंने एप्पल 1 कंप्यूटर डिजाइन किया था। हाँ, लेकिन जॉब्स का विजन इससे कहीं बड़ा था। वो सिर्फ एक सर्किट बोर्ड नहीं बेचना चाहते थे, वो टेक्नोलॉजी को जटिल और डरावना होने की छवि से बाहर निकालकर उससे आम लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। हाँ, सुलभ, उपयोगी और यहां तक कि सुंदर बनाना चाहते थे। उनका मिशन था एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो इस्तेमाल करने में आसान हो और देखने में आकर्षक। और एप्पल 2 ने इस विजन को हकीकत में बदल दिया। वो पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर बना जिसने रंगीन ग्राफिक्स दिए। हाँ, और एक प्लास्टिक केसिंग में आया जो उस जमाने के मेटल बॉक्स वाले कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग था। इसने एप्पल को रातों रात एक बड़ी कंपनी बना दिया। सही कहा। एप्पल 2 की सफलता अभूतपूर्व थी। इसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की और एप्पल को टेक्नोलॉजी मैप पर ला खड़ा किया। जॉब्स ने साबित किया कि अच्छा डिजाइन सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उत्पाद की उपयोगिता और आकर्षण का अभिन्न अंग है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और लिबरल आर्ट्स के संगम पर जोर दिया। लेकिन सफलता हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। जैसे जैसे एप्पल बड़ी होती गई, कंपनी के अंदरूनी समीकरण भी बदलने लगे। और फिर 1985 में वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, ये उनके जीवन का एक नाटकीय और शायद सबसे मुश्किल दौर था। कंपनी के बढ़ते आकार, नए प्रोडक्ट्स जैसे मैकिन्टॉश की शुरुआती उम्मीदों पर खरा न उतर पाना और जॉब्स के अपने प्रबंधन के तरीकों को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मतभेद इतने बढ़ गए कि आखिरकार उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। हाँ, ये एक सार्वजनिक अपमान जैसा था। जरा सोचिए, जिस कंपनी को अपना बच्चा समझकर पाला पोसा, उसी के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाएं। ये किसी के लिए भी तोड़ देने वाला अनुभव हो सकता है। लेकिन जॉब्स ने इसे कैसे लिया? यहीं पर उनकी सोच की एक और परत खुलती है। सालों बाद उन्होंने कहा कि एप्पल से निकाला जाना शायद उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। हैं? सबसे अच्छी चीज। हाँ। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उनका तर्क था कि सफलता का भारीपन हट गया और उसकी जगह एक नौसिखिए के हल्केपन ने ले ली। अच्छा? उन्हें फिर से शून्य से शुरू करने, चीजों को नए नजरिए से देखने का मौका मिला। इसने उन्हें रचनात्मक रूप से आजाद महसूस कराया। ये असफलता को अवसर में बदलने का एक असाधारण उदाहरण है। उन्होंने हार मानने के बजाय क्या किया? वो रुके नहीं। उन्होंने तुरंत एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट का लक्ष्य था हायर एजुकेशन और बिजनेस मार्केट के लिए हाई एंड वर्क स्टेशन बनाना। नेक्स्ट कंप्यूटर्स अपने काले क्यूब डिजाइन और एडवांस सॉफ्टवेयर के लिए जाने जाते थे। अच्छा। हालांकि ये व्यावसायिक रूप से उतने सफल नहीं हुए जितने एप्पल प्रोडक्ट्स थे, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी बहुत प्रभावशाली थी। नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाद में एप्पल के मैक ओएस एक्स का आधार तैयार किया। ओह, और इसी दौरान एक और बड़ा कदम उठाया गया, पिक्सार में निवेश। ये कैसे हुआ? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। 1986 में जॉब्स ने जॉर्ज लुकास की कंपनी लुकास फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन को खरीद लिया। लुकास फिल्म का? अच्छा, और उसे एक स्वतंत्र कंपनी बनाया जिसका नाम रखा गया पिक्सार। शुरुआत में पिक्सार का फोकस हाई एंड ग्राफिक्स हार्डवेयर बेचना था, लेकिन जॉब्स ने जल्दी महसूस किया कि कंपनी का असली भविष्य एनिमेशन में है। उन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया, उसे संभाला और डिज्नी के साथ एक डील की। और फिर आई टॉय स्टोरी 1995, दुनिया की पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म। टॉय स्टोरी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, सही में। हाँ, वो तो जबरदस्त थी। उसने न सिर्फ पिक्सार को दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन कंपनियों में से एक बना दिया, बल्कि एनिमेशन बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफलता ने स्टीव जॉब्स को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया, इस बार टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अवसरों को पहचाना और उन पर दांव लगाया। बिल्कुल। तो एक तरफ जॉब्स नेक्स्ट और पिक्सार के साथ सफलता की नई कहानी लिख रहे थे, दूसरी तरफ एप्पल की क्या हालत थी? अरे, एप्पल की हालत तो पतली थी। 1990 के दशक के मध्य तक एप्पल मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अच्छा? हाँ, उनके प्रोडक्ट्स में इनोवेशन की कमी थी, बाजार में हिस्सेदारी लगातार घट रही थी और कंपनी दिशाहीन लग रही थी। कई सीईओ आए और गए, लेकिन कोई भी कंपनी को वापस पटरी पर नहीं ला पा रहा था। तो उन्हें एक लीडर की जरूरत थी। हाँ, उन्हें एक करिश्माई नेतृत्व और एक नई दिशा की सख्त जरूरत थी। और यही कहानी फिर से एक दिलचस्प मोड़ लेती है। एप्पल ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नेक्स्ट को खरीदने का फैसला किया। बिल्कुल। 1996 के अंत में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया।
मुख्य रूप से उसके एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ, और इस डील के हिस्से के तौर पर स्टीव जॉब्स सलाहकार के रूप में एप्पल में वापस आ गए। सलाहकार? हाँ, ये उनकी घर वापसी थी, उस कंपनी में जहां से उन्हें 1 दशक पहले निकाला गया था। सलाहकार से सीईओ बनने का सफर कैसे तय हुआ? हालात ऐसे बने कि जल्दी ही उन्हें अंतरिम सीईओ मतलब ICEO बनाया गया और फिर बाद में स्थायी सीईओ। ओके। 1997 में जब उन्होंने कमान संभाली तो एप्पल दिवालिया होने की कगार पर थी। उनका लक्ष्य साफ था, एप्पल को फिर से प्रासंगिक बनाना, उसे फिर से जीत दिलाना। हाँ, और उन्होंने ये कर दिखाया। उनकी वापसी के बाद का दौर एप्पल के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad, एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिन्होंने न सिर्फ एप्पल को बचाया बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इसके पीछे क्या रणनीति थी? जॉब्स ने आते ही कुछ कठोर फैसले लिए। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को बहुत सरल बना दिया, कई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और अपना पूरा ध्यान कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर केंद्रित किया। फोकस। हाँ, उनका मंत्र था फोकस और सरलता। और सबसे बढ़कर उन्होंने डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को फिर से कंपनी के केंद्र में रखा। iMac 1998 इसका पहला बड़ा उदाहरण था, है ना? वो रंगीन ट्रांसलूसेंट कंप्यूटर जो दिखने में बिल्कुल अलग था। हाँ, iMac ने कंप्यूटर को फिर से रोमांचक बना दिया। वो सिर्फ एक बेज बॉक्स नहीं था, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट था। सही बात है। उसने दिखाया कि टेक्नोलॉजी पर्सनल और मजेदार हो सकती है। इसके बाद आया iPod 2001। iPod, हाँ, जिसने संगीत सुनने के हमारे तरीके को पूरी तरह बदल दिया। आपकी जेब में 1000 गाने का वादा क्रांतिकारी था। बिल्कुल। और फिर iTunes स्टोर ने डिजिटल संगीत खरीदने का एक कानूनी और आसान तरीका दिया। सही। और फिर 2007 में आया आईफोन। इसने तो मोबाइल फोन की परिभाषा ही बदल दी। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, वो एक इंटरनेट कम्युनिकेटर और एक iPod भी था, सब एक टच स्क्रीन डिवाइस में। हाँ, मल्टी टच इंटरफेस और ऐप स्टोर। हाँ, उस इकोसिस्टम ने स्मार्टफोन क्रांति की शुरुआत की। जॉब्स का वो प्रसिद्ध कथन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है, लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं जब तक आप उन्हें दिखाते नहीं। उन्होंने जरूरतों को समझा और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। एग्जैक्टली। और फिर iPad 2010 ने टैबलेट कंप्यूटिंग की एक नई कैटेगरी ही बना दी। इन सभी प्रोडक्ट्स में क्या चीज कॉमन थी? 2 चीजें मुख्य थी। पहला, डिजाइन पर अत्यधिक ध्यान, सिर्फ बाहरी रूप नहीं बल्कि उपयोगिता, इंटरफेस की सरलता, यहां तक कि पैकेजिंग भी। अच्छा। हाँ, और दूसरा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक सहज इंटीग्रेशन। एप्पल इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट यहीं से मजबूत हुआ। जॉब्स मानते थे कि बेहतरीन अनुभव तभी दिया जा सकता है जब आप पूरे विजेट को, मतलब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक, कंट्रोल करते हैं। ये परफेक्शन की वही चाहत थी जो बचपन से उनके साथ थी, लेकिन इस अद्भुत वापसी और सफलता के बीच उनकी सेहत उनका साथ छोड़ रही थी। हाँ, ये दुखद था। 2003 में उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। उन्होंने कई साल इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, बीच बीच में काम पर लौटते रहे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहे। लेकिन आखिरकार 5 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया। उनके जाने से टेक्नोलॉजी की दुनिया में वाकई एक युग का अंत हुआ। लेकिन उनकी विरासत, वो तो आज भी हमारे आसपास है, हर आईफोन, हर मैक में। बिल्कुल, उनकी विरासत सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं है बल्कि उस सोच में है जिसने इन प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। डिजाइन थिंकिंग, यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस, इनोवेशन के लिए जोखिम उठाने का साहस। हाँ, और चीजों को सरल बनाने की कला, ये सब आज भी एप्पल के डीएनए का हिस्सा हैं। उनका विजन आज भी कंपनी को गाइड करता है। उनकी कहानी से क्या मुख्य सबक लिए जा सकते हैं? परफेक्शन के लिए लड़ना, क्या ये हमेशा अच्छा होता है? देखो, शायद हमेशा नहीं, हर चीज की अति बुरी होती है, लेकिन जॉब्स के मामले में उत्कृष्टता की यही तलाश उन्हें साधारण से असाधारण की ओर ले गई। उनकी कहानी ये भी सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है बल्कि एक नया मोड़ हो सकती है। सही बात। और अपने सपनों के लिए जिद्दी होना, अपने विजन पर टिके रहना, भले ही दुनिया आप पर शक करे, यही वो चीज है जो बदलाव लाती है। उनका जीवन दर्शन भी बहुत प्रेरणा देता है। स्टैनफोर्ड के भाषण में कही उनकी बातें आज भी गूंजती हैं। हाँ, खासकर वो 3 कहानियां जो उन्होंने सुनाई, बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, प्यार और नुकसान, लव एंड लॉस के बारे में, और मौत के बारे में। उनका वो संदेश कि आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद ना करें, ये हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने और वही करने की हिम्मत देता है जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखता है। और उनका वो प्रसिद्ध समापन, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश,
इसका क्या अर्थ है आज के संदर्भ में? इसका गहरा मतलब है स्टे हंग्री यानी हमेशा सीखते रहने की और ज्यादा जानने की भूख बनाए रखना, कभी संतुष्ट होकर बैठ ना जाना। ज्ञान की भूख। हाँ, और स्टे फूलिश का मतलब है हमेशा एक नौसिखिए की तरह सवाल पूछने को तैयार रहना, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस रखना, लीक से हटकर सोचने की हिम्मत करना। अच्छा। मूर्ख दिखने के डर से नए रास्ते आजमाने से ना हिचकिचाना, ये निरंतर जिज्ञासा और प्रयोग करने का आह्वान है। तो कुल मिलाकर स्टीव जॉब्स का सफर एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। गैराज से उठकर दुनिया पर छा जाना, जमीन पर गिरना और फिर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापसी करना। बिल्कुल। ये उनकी असाधारण सोच, अटूट दृढ़ता और दुनिया को अलग नजरिए से देखने की क्षमता का प्रतीक है। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ एक टेक एग्जीक्यूटिव की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे जुनून, विजन और डिजाइन की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। थिंक डिफरेंट सिर्फ एक विज्ञापन का नारा नहीं था, वो उनके जीने का तरीका था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई एक जैसा बनने की कोशिश में लगा है, अलग सोचने, थिंक डिफरेंट का सही मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नया बनाना है या फिर मौजूदा चीजों को देखने का नजरिया बदलना है? ये गहरा सवाल है, सोचने लायक, और साथ ही ये भी विचार करने लायक है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने काम में स्टे हंग्री, स्टे फूलिश के सिद्धांत को कैसे अपना सकते हैं। हाँ, कैसे हम अपनी जिज्ञासा को जिंदा रख सकते हैं और उन सीमाओं को तोड़ने का साहस जुटा सकते हैं जिन्हें अक्सर असंभव मान लिया जाता है। स्टीव जॉब्स की कहानी शायद हमें इन सवालों के जवाब खुद तलाशने की प्रेरणा देती है।